अस्सलामुअलैकुम। डू यू नो व्हाट इज़ मलेरिया? मलेरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को अर्ली रेस्टलेसनेस होती है। अर्ली रेस्टलेसनेस का मतलब ये होता है कि इंसान को सुबह सुबह आराम नहीं होता है, इंसान को सुबह सुबह सुकून नहीं होता है। सेकेंड इज इसको स्लाइटली स्लीपलेसनेस होती है एंड दैट मीन्स इसको नींद कम आती है। थर्ड इज इंसान की पूरी बॉडी थक जाती है, थकन से होती है, इंसान को पेन होती है पूरी बॉडी में, मस्कुलर क्रैम्प्स और मस्कुलर पेन। इंसान को इस मलेरिया में भूख भी कम लगती है, लेस एपिटाइट। इंसान को इस बीमारी में हेड एक भी होता है, यानी सर दर्द भी होता है। और कभी कभी अगर ये मलेरिया सीरियस हो गई, जिसे हम कहते हैं क्रोनिक कंडीशन, और क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है, यानी सीरियस कंडीशन में क्या होता है, इंसान की बॉडी बहुत वीक फील करती है, यानी वीकनेस आ जाती है। इंसान की बॉडी में जो आरबीसीज होती है वो आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती है, और उस कंडीशन में जिसमें आरबीसी की कमी होती है उसे हम कहते हैं एनीमिया। और ऐसे कंडीशन में मलेरिया में भी ये हो सकता है कि ये जो स्प्लीन होता है इंसान का, एंड ये जो लिवर होता है उसमें सूजन से आती है, उसमें सूजन से आ जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन होती है उसमें। अब ऐसी कंडीशन जिसमें सुबह सुकून नहीं होता है, नींद कम आती है, भूख कम लगती है, इंसान के सर में दर्द होता है, इंसान की पूरी बदन में पेन होती है, इंसान को क्रॉनिक कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है, स्प्लीन लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सूजन आ सकती है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मलेरिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है, ये जो मलेरिया है ये कैसे होती है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, ये कौन करता है? अब इसका कॉजेटिव एजेंट जानने के लिए एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था म्यूकलिक। म्यूकलिक 1872 में आया था, जिसने कहा कि ये जो मलेरिया होता है ये होता है गंदे हवा की वजह से, बैड एयर की वजह से, और बैड एयर की वजह से, इसी नाम पे, म्यूकलिक के नाम पे, बैड एयर की वजह से इसका नाम पड़ा मलेरिया। माला मीन्स बैड एंड एरा मीन्स एयर। अब इट वॉज म्यूकलिक जिसने बोला था ये गंदे हवा की वजह से होता है, और इसी के नाम पे, इसी की बुनियाद पे इसको नाम दिया गया मलेरिया। लेकिन एक और साइंटिस्ट आया था जिसने बोला नहीं 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 नहीं, ये गंदे हवा की वजह से नहीं होता है, ये होता है बाय अ पैरासाइट नोन एज प्लाज्मोडियम। और उस साइंटिस्ट का नाम जिसने बोला ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, उसका नाम है सी लेवेरियन। सी लेवेरियन। और फिर एक साइंटिस्ट ये आया था जिसका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस, जिसने बोला हाँ हाँ ये प्लाज्मोडियम की वजह से आता है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो हमारी मतलब बॉडी में आता है, ये आता है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब ये है मसला कि ये जो डिजीज होती है, जिस चीज में ये कंडीशन होती है, वो होती है बाय ऑर्गेनिज्म नोन एज प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, इस प्लाज्मोडियम की कहानी क्या है? ये प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम होता है एक पैरासाइट, इसे हम कहते हैं पैरासिटिक प्रोटोजोन। ये एक प्रोटोजोआ होता है, लेकिन ये अपना फूड दूसरों से हासिल करता है, इसलिए इसको हम नाम कहते हैं पैरासिटिक प्रोटोजोन। क्या अकेला डिजीज कर सकता है? हाँ, अकेला डिजीज करता है, लेकिन प्लाज्मोडियम की 60 स्पीशीज होती है, इसकी 60 स्पीशीज होती है, और उन 60 स्पीशीज में 4 स्पीशीज ऐसी होती है जो इंसान में मलेरिया कर सकती है। अब क्वेश्चन है वो कौन सी 4 स्पीशीज होती है जो इंसान में मलेरिया कर सकती है? उन 4 स्पीशीज का नाम ये है। द फर्स्ट स्पीशीज इज, जिसका हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम, पी फॉर प्लाज्मोडियम, एंड VIVAX, विवैक्स मीन्स
प्लाज्मोडियम विवेक्स एक स्पीशीज का नाम होता है जो इंसान में करता है मलेरिया। दूसरा है प्लाज्मोडियम ओव्यूल एंड थर्ड इज प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये इंसानों में ज़्यादातर मलेरिया करता है। एंड फोर्थ इज प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम। अब ये 4 स्पीशीज इंसान में मलेरिया करते हैं। अब ये जो है प्लाज्मोडियम विवेक्स जो ये मलेरिया करता है, उस मलेरिया को हम कहते हैं नाम बिनाइन टर्टेन मलेरिया। अब ये जो पी ओव्यूल करता है उसको हम कहते हैं माइल्ड टर्टेन मलेरिया। जो पी मलेरिया करता है उसे हम कहते हैं कॉटेन मलेरिया। कॉटेन मलेरिया। और जो पी फैलसीपैरम करता है उसे हम कहते हैं मैलेजेंट टर्टेन मलेरिया। अब ये है जो पीवेक्स बिनाइन टर्टेन मलेरिया, इसका नाम क्यों है टर्टेन? अब यहां भी टर्टेन, यहां भी टर्टेन और यहां भी टर्टेन है। अब टर्टेन का मतलब ये होता है वो मलेरिया जिसमें ये जो फीवर आता है, इसमें फीवर होता है। मलेरिया में फीवर भी होती है, इसमें शिवरिंग भी होती है, सर्दी भी होती है। अब ये फीवर जब एक बार आता है फिर उसके बाद दोबारा आता है अबाउट 48 आवर्स के बाद, जिसे हम कहते हैं रिकरेंस ऑफ फीवर। रिकरेंस ऑफ फीवर होता है, यानी दोबारा कब फीवर बॉडी पे आएगा? 48 आवर्स के बाद। अब यहां पे भी टर्टेन, यहां भी 48 आवर्स के बाद आएगा और यहां पे भी 48 आवर्स के बाद बॉडी पे फीवर दोबारा लौट के आता है। लेकिन कॉटेन का मतलब होता है 3, दैट्स 72 आवर्स के बाद आता है यहां पे फीवर। यहां पे इंसान को 72 आवर्स के बाद फिर से फीवर आता है और 72 आवर्स गुजरने के बाद फिर से फीवर आता है। लेकिन यहाँ पे 48 आवर्स गुजरने के बाद फिर से दोबारा फीवर आएगा, दैट्स नोन एज रिकरेंस ऑफ फीवर। और यहाँ पे जब ये पीवेक्स हमारी बॉडी में आ जाता है या पी ओव्यूल हमारी बॉडी में आ जाता है, अब कितने दिन ये पहले बॉडी में रहता है फिर डिजीज करता है। इन दोनों का है इंक्यूबेशन, उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि कितना टाइम इनको चाहिए हम अपनी बॉडी में रहने के लिए ताकि ये डिजीज कर सके। इनको लगते हैं 14 डेज इंसान को बीमार करने के लिए, इसको भी लगते हैं 14 डेज और इसको लगते हैं नियर अबाउट 28 डेज। और पी फैलसीपैरम इंसान को करता है बीमार इन 12 डेज। अब ये पी विवेक्स इंडिया में पाया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है, लेकिन अफ्रीका में भी पाया जाता है। पी ओव्यूल ज़्यादातर अफ्रीका में होता है, इंडिया में नहीं होता है। अब ये पी मलेरिया जो होता है ये वाहिद ऐसा प्लाज्मोडियम है जो इंसान को डिजीज करता है, लेकिन इंसान के साथ साथ ये डिजीज कर सकता है तो अदर प्राइमेट्स भी। और पी फैलसीपैरम जो होता है दिस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ये सबसे ज़्यादा इंसान को मारता है। अब ये पी फैलसीपैरम जो डिजीज करता है जिसका नाम है मैलेजेंट टर्टेन मलेरिया, इसका और एक भी नाम है, इसे हम कह सकते हैं एस्टिवो ऑटमनल मलेरिया। और इसे हम कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया, इसे हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल मलेरिया भी। अब दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्पीशीज विच काज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। अब हमने देखा व्हाट्स मलेरिया, इसमें सिम्टम्स क्या है। अब ये कौन करता है और कौन कौन सा साइंटिस्ट यहाँ पे आया था, फिर इसकी कितनी स्पीशीज हो सकती है जो इंसान में डिजीज कर सकती है। अब अगर हमें ये पता है फिर हमें ये पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है। अब ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मोस्टली जो ट्रीटमेंट में आता है ट्रीटमेंट होता है बाय ड्रग्स, और एक ड्रग है हमारे पास ट्रीटमेंट,
इसका इलाज कैसे किया जाता है? एक ड्रग है हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्यूनाइन। क्यूनाइन एक ड्रग है जो हम करते हैं हासिल फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट जो उसकी बार्क होती है, उस बार्क से हम एक ड्रग करते हैं हासिल जिसे हम कहते हैं क्यूनाइन, और इसका नाम ऐसे भी लिया जाता है क्लोरो क्यूनाइन। दिस इज द ड्रग विच इज इफेक्टिव इन केस ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्यूनाइन ऐसा ड्रग होता है जो इंसान को जल्द जल्द ठीक करता है। सेकेंड इज कोमोप्राइमा, ये भी इंसान को मलेरिया के खिलाफ मदद करता है। एंड थर्ड इज डेप्सन। डेप्सन भी एक ऐसा ड्रग है जो इंसान को मलेरिया के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। क्या सर कोई ऐसा तरीका है कि इंसान मलेरिया से बच जाए, कि कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा रास्ता है कि इंसान मलेरिया से बच जाए पहले ही, ताकि इंसान को ये सारी मुसीबत ना देखनी पड़े? हाँ, ऐसा तरीका है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स में इंसान कुछ प्रिकॉशंस लेता है जिसकी वजह से उसको मलेरिया नहीं होता है। और वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं दो तरह के। अब प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे तरीके होते हैं जिससे इंसान खुद को पहले ही बचाता है फ्रॉम द मलेरिया। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज offensive measures and second is defensive measures। offensive measures और defensive measures में फर्क क्या है? offensive measures वो measures होते हैं, वो तरीके होते हैं जिसमें इंसान को मलेरिया नहीं होता है, ये मलेरिया पैरासाइट को ही खत्म करने में लग जाता है। डिफेंसिव में क्या होता है, ये नहीं, ये मॉस्किटो से अपने आप को बचाता है, लेकिन यहाँ पे ये मॉस्किटो ही मारने के लिए उड़ जाता है। फर्स्ट यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर आपको मलेरिया से बचना है, आपको वो सारे गड्ढे भरने होते हैं बाय सॉइल जहाँ पे पानी जमा होता है। जैसे गड्ढे रास्ते पे होते हैं, जैसे गड्ढे कोर्टयार्ड में हो सकते हैं, जैसे हमारे वो फ्लावर पॉट्स होते हैं जहाँ पे पानी जमा होता है, वो सारे जहाँ पे पानी जमा होता है वो उनको साफ करना। फिल डिच, और डिच हम बोलते हैं गड्ढों को। सेकेंड इज, अगर आपको लगता है कि कहीं पे पानी, एक बड़ा तालाब है, पौंड है जिसमें पानी जमा होता है, तो उस पौंड को क्या करो, आप स्प्रिंकल करो कैरोसिन को, वहाँ पे कैरोसिन छिड़को, उस पानी पे कैरोसिन ऐड करो। क्योंकि जब आप स्प्रिंकल करते हो कैरोसिन को, तो कैरोसिन की वजह से जो पानी की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और वो मच्छर पानी के पे बैठने के टाइम पानी में चले जाते और डूब जाते और मर जाते। थर्ड इज, किसी पानी में, हाँ, अगर वो पानी हो जहाँ पे हम वो पानी यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए या पीने के लिए, अब उसमें थोड़ी कैरोसिन हम डाल सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है, कुछ फिशेस को डाला जाता है जो मॉस्किटो को खाती है, उनको हम कहते हैं लार्विसाइडल फिशेस। लार्विसाइडल फिशेस, और लार्विसाइडल फिश में हो सकती है गम्ब्यूसिया। गम्ब्यूसिया एक फिश है जो लार्वा को खाती है, मॉस्किटो के लार्वा को। अब इसमें ट्राउट भी आती है, ट्राउट भी यूज़ कर सकते हैं हम, और कुछ ड्रैगन फ्लाई, इंसेक्ट ईटर, ड्रैगन फ्लाइज, डक भी होती है, ये खा सकते हैं इनको। अब डिफेंस में क्या होता है, खुद को बचाना। हम क्या करते हैं काम, यहाँ पे हम पूरी बॉडी को कवर करते हैं सोने के टाइम। कवर योर बॉडी ड्यूरिंग स्लीपिंग, कवर योर बॉडी while sleeping। Second is sleep under mosquito net, sleep under mosquito net। And third is use wire gauze। अब जो जाली होती है खिड़कियों पे या दरवाजे पे, वो वायर गाज लगाया करो ताकि उसकी वजह से मच्छर अंदर नहीं आते हैं। यूज वायर गाज ऑन विंडोज एंड डोर्स। एंड फोर्थ हम यूज कर सकते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम्स आती है, इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम्स आ सकती है,
या गुड नाइट हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटो अगर वो मर जाते हैं। और इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम की वजह से इंसान को मॉस्किटो बाइट नहीं करता है, क्योंकि वो उस क्रीम की वजह से दूर भागता है। इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम्स अब इसकी वजह से इंसान खुद को बचा सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।